नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मणिपुर जंगल राज में बदल गया है। लोगों ने राम राज के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, लेकिन राम राज रावण राज के भी बदतर निकला। एक खुशहाल राज्य बीजेपी राज में कैसे बर्बाद हुआ, इसका उदाहरण अगर राजनीतिक विज्ञान पढ़ने वाले शोध के विद्यार्थी खोजना चाहते हैं तो वो मणिपुर पर रिसर्च कर सकते हैं। मणिपुर जल रहा है, लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री 100 से ज्यादा लाशों के ढेर पर बैठकर इस्तीफा फाड़ो वाला खेल खेल रहे हैं। इतिहास में ऐसा नाटक आपने पहले कभी कहीं नहीं देखा होगा। एक राज्य का मुख्यमंत्री घर से राज्यपाल को इस्तीफा देने के लिए निकलता है, बाहर निकलते ही महिलाएं इस्तीफा छीन कर फाड़ देती हैं और राज्य का मुख्यमंत्री खड़े हुए मुंह ताकता रहता है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा फटने से जो नहीं बचा सकता, उस राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य की जनता को कैसे बचाएगा? जिस राज्य के मुख्यमंत्री का इस्तीफा उसके राज्य की जनता सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों के आगे फाड़ देती हो, वो राज्य के चीथड़े उड़ने से कैसे रोक सकता है? हैरानी की बात यह है कि यह सब हमारे ही देश में हो रहा है। हैरानी की बात यह भी है कि दुनिया के सबसे बड़े मजबूत प्रधानमंत्री हमारे ही देश के हैं। हैरानी की बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास 8,000 करोड़ का जहाज भी है। हैरानी की बात यह भी है कि मणिपुर में हवाई अड्डा भी है। हैरानी की बात तो यह भी है कि उनका डंका पूरी दुनिया में बजता है। हैरानी की बात तो यह भी है कि उनकी बात पूरी दुनिया मानती है। हैरानी की बात तो यह भी है कि मणिपुर नाम का राज्य जल रहा है और मोदी जी मणिपुर का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। हैरानी की बात तो यह भी है कि उस राज्य में भी डबल इंजन की सरकार है, जिनके फोन से दो देशों में युद्ध रुक जाते हैं, जिनके ऑटोग्राफ के लिए दुनिया मारी मारी फिर रही है, वो अपने राज्य मणिपुर की जनता को मरने से नहीं बचा पा रहे हैं, लोगों के घरों को जलने से नहीं बचा पा रहे हैं। नमस्कार। तो मणिपुर जल रहा है और मणिपुर को बचाने की जगह पर क्या क्या नाटक चल रहा है, उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं और शैलेश जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं दर्शकों को ये तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ये वीडियो जरा गौर से देखिएगा कि किस तरीके से मणिपुर के सीएम का इस्तीफा महिला कार्यकर्ता उनके हाथ से लेकर के फाड़ देती हैं। पहले इस पर जरा गौर कीजिएगा। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अब मैं चाहूंगी कि ये ऑडियो थोड़ा डाउन कर दिया जाए और सिर्फ वीडियो चलने दीजिए। ये ऑडियो डाउन कर दीजिए और सिर्फ वीडियो चलने दीजिएगा। तो मैं दर्शकों को ये दिखा दूं कि किस तरीके से बीरेन सिंह जो मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, उन्होंने अपने हाथ से, ये देखिए उनके हाथ में वो लेटर है, ये लेटर अभी तक उनके हाथ में है, बगल में महिला कार्यकर्ता, और ये देखिए उन्होंने उनके हाथ में दे दिया और लेटर महिला कार्यकर्ता ने फाड़ के उसके चीथड़े उड़ा दिए। ये नाटक चल रहा है। मणिपुर को बचाने के बजाय ये नौटंकी हो रही है। रविकांत सर, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी और आपसे यहीं से शुरुआत करना चाहूंगी। हालांकि शुरुआत तो मैं कहीं और से करना चाह रही थी, लेकिन ये नाटक देखने के बाद मुझे लग रहा है ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि मणिपुर को बचाने की जगह ये जो नाटक चल रहा है, आखिर क्यों चल रहा है? मतलब मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा देने के लिए जाते हैं और एक महिला कार्यकर्ता उनके हाथ से लेटर छीन करके फाड़ देती हैं। ये नाटक चल रहा है। क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री इतने कमजोर हैं? प्रज्ञा जी, ये सिर्फ मणिपुर में नहीं चल रहा है, ये नाटक पूरे देश में चल रहा है और सिर्फ अभी नहीं चल रहा है, एक दशक से चल रहा है। हालांकि उन्होंने कम से कम इस्तीफा लिखा, ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना राजनाथ सिंह तो कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे नहीं होते हैं। देश जलता हो, मणिपुर जलता हो या कोई और जलता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नहीं, आप 50 घटनाओं की लिस्ट बना सकते हैं। दिल्ली के दंगे चल रहे थे और गुजरात में वो ट्रंप साहब आए हुए थे, वहां नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लाखों लोगों की भीड़ में तमाशा चल रहा था, गरीबी को ढका जा रहा था। इसी समय जब ये मणिपुर में दो समुदायों के बीच में झड़प हो रही थी, हिंसा हो रही थी, उसी समय नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, कर्मकांड का पूरा ऑपरेशन चल रहा था। उस समय भी तो पूरा नाटक यही चल रहा था इस देश में। लेकिन सर, जो मुख्यमंत्री अपना एक इस्तीफा नहीं बचा पा रहे हैं, वो मणिपुर क्या बचाएंगे? नहीं तो उनको मणिपुर की बचाने की चिंता कहाँ है? अगर चिंता होती तो वो जिम्मेदारी लिए होते, या
पिछले 2 महीने में उन्होंने ऐसा कुछ किया होता जिससे मणिपुर के लोग शांत होते, सौहार्द उनमें बढ़ता, विश्वास बढ़ता, लेकिन आपको लगा, और छोड़ दीजिए मणिपुर के मुख्यमंत्री का, इस देश में एक महानायक है जिसको पूरा बनाया गया है गोदी मीडिया के जरिए। मुझे ताज्जुब होता है कि पिछले 10 साल से यही डंका बज रहा है कि मोदी से ज्यादा इस देश में लोकप्रिय कोई नहीं है। 70-80% लोग ये कहते हैं कि साहब मोदी ही है, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी कभी अपील नहीं करते? क्या वजह है? या तो वो संवेदनशील नहीं है, या तो उनके भीतर वो भरोसा नहीं है, या वो ऐसा चाहते हैं कि होता रहे। वरना लोकप्रियता का मतलब क्या होता है? गांधी जी इस देश में लोकप्रिय थे, नेहरू इस देश में लोकप्रिय थे, अंबेडकर इस देश में लोकप्रिय थे, और लोकप्रिय तो वो 23 साल का नौजवान भगत सिंह भी था जिसकी अपनी अपील का कोई मतलब होता था। गुजरात से ही आते हैं नरेंद्र मोदी। जो गांधी इस देश में स्वाधीनता के समय को छोड़ करके वो नोआखली में है, दंगाइयों के बीच में अपील कर रहे हैं, और उन तमाम दंगाइयों ने अपनी तलवारें गांधी जी के चरणों पर रख दी और माफी मांगी कि हाँ मुझसे गलती हुई। क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी इतने लोकप्रिय हैं? मैं मान लेता हूं कि इतने लोकप्रिय हैं, लेकिन एक आदमी क्या भरोसा नहीं कर सकता? वो अपील क्यों नहीं कर रहे हैं? कोरोना में जब उन्होंने कहा कि ताली और थाली बजाइए, ये पूरा देश खड़ा हो गया था। सर, एक खिलाड़ी की उंगली में चोट आ गई थी तो कह रहे थे, तो उसके लिए तुरंत ट्वीट कर दिया था, बड़े द्रवित हो उठे थे, इतने दयालु हैं। लेकिन एक राज्य जल रहा है, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई सुध ही नहीं है, नजर ही नहीं आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भी दूरबीन से नहीं देख पा रहे हैं मणिपुर को। गृह मंत्री जी तो गुवाहाटी में थे जब दूसरी बार झड़प हुई है, उसमें गुवाहाटी में थे, और वो बजाय मणिपुर पहुंचने के दिल्ली आते हैं जहां पार्लियामेंट के उद्घाटन का बहिष्कार विपक्ष कर रहा था, उसको कोसते हैं। तो वो तो गृह मंत्री है। इन दूरबीन से क्या एक्चुअली है क्या ना, कि जब आपकी इच्छा नहीं है इस देश को बचाने की, बल्कि डिवाइडर इन चीफ का जो उपाधि मिली थी मोदी जी को 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले, क्या वही मानसिकता है जिसमें विभाजित हो समाज और उसके जरिए चुनाव जीता जाए? यही नरेंद्र मोदी जो खामोश रहते हैं मणिपुर के इश्यू पर, वो अमेरिका जाकर के पूरा वहां पे चल रहा था, ब्रांडिंग हो रही थी, वही लौट करके आते हैं मणिपुर जल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में खड़े होकर के कह रहे हैं कि इस परिवार में 2 कानून नहीं चल सकते हैं। अरे साहब, 2 समुदाय वहां झगड़ रहे हैं, उनसे भी अपील कर लीजिए। डंके पर भी आऊंगी अभी थोड़ी देर में, और ये जो भट्टा बैठ गया है मणिपुर पे, वो भी, उस पे भी बात करूंगी। लेकिन शैलेश सर के पास चलते हैं। आरबी उपाध्याय सर का स्वागत करें। सर, स्वागत है आपका। शैलेश सर, क्या मणिपुर के सीएम चाचा चाणक्य से पूछे बिना ही लेटर, मतलब इस्तीफा लेकर के चले गए थे क्या? अगर पूछ लेते चाचा चाणक्य से तो इस्तीफा फटवाना नहीं पड़ता। नहीं, ये सब तो दिखाने के लिए था ना। मैं तो कहूंगा क्या दिया उनसे इस्तीफा बहुत पहले ले लेना। जी आरबी उपाध्याय जी, मैं सवाल आपसे लूंगी, अभी मैं पहले शैलेश सर से बात करूंगी, मैं फिर आपके पास आती हूँ। जी शैलेश सर। धन्यवाद। जो कुछ दिखाई दे रहा है कि ये सब एक प्रायोजित कार्यक्रम था जिसमें कार्यकर्ता बुलाए गए थे, और कार्यकर्ता कौन थे अभी तक तो सूचना नहीं आई है। लेकिन एक बात समझिए कि वहां के जो मैतेई है, जो बहुमत में है, शायद 80% से ज्यादा आबादी उनकी है जी, वो तो वीरेंद्र सिंह के पक्ष में है ही, वो तो खिलाफ है नहीं। नगा और कुकी जो हैं वो खिलाफ है। तो इसलिए आप मैतेई समुदाय से जितने कार्यकर्ता बुला लीजिए, वो तो आपकी चिट्ठी को फाड़ देंगे, आपको कहेंगे कि आप मत इस्तीफा दो। बहुत पहले से वो कह रहे हैं कि मत इस्तीफा दो, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, तो और आप जैसे कर रहे हो वो करते रहो। जो नुकसान हो रहा है उसमें ज्यादातर जो नगा लोग हैं, जो कुकी हैं, उनका नुकसान हो रहा है। शुरुआती दौर में जो भी हुआ हो, लेकिन बाद में चल करके सीधे तौर पर उन पे हमले शुरू हो गए, संगठित हमले हैं। और इसलिए ये बात बहुत साफ है कि मैतेई जो समुदाय है, जो कि हिंदू भी है, बीजेपी भी उसके साथ खड़ा होना चाहती है, और उसके साथ साथ वीरेंद्र सिंह तो उसी जाति के हैं। और जो चुनाव है उस पर भी नियंत्रण
उसी मैतेई का होता है। तो जी, इसलिए ये तस्वीर मैं दर्शकों को बता दूं, ये तस्वीर राहुल गांधी की है जब वो मणिपुर दौरे पर थे। तो जो तस्वीरें राहुल गांधी की सामने आई वो सारी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, महिलाओं के साथ उनका दुख दर्द बांटते हुए, बच्चों के साथ, किसानों के साथ, पुरुषों के साथ, गरीब मजलूमों के साथ, किस तरह से राहुल गांधी ने दुख दर्द बांटा वो तस्वीरें भी दिखाते चल रहे हैं। जी शैलेश सर। तो ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी गए और लोगों के बीच गए, वरना गृह मंत्री जी जो है उनकी तरह वहां से अधिकारियों से मिल करके ही चले आते और कोई खास इस तरह की करने की जरूरत नहीं होती। या प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने एक बार भी टिप्पणी नहीं की है, इतना लंबा समय हो गया इस मामले को लेकर के, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा है, ये भी नहीं कहा है कि लोगों का अगर असंतोष है तो उस पर विचार किया जाएगा, उसको देखा जाएगा। अभी बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, हाई कोर्ट का फैसला है, उसके बाद वो बड़े बेंच में हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। लोगों को ये बताने की जरूरत है कि अभी से अधीर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि वोट बैंक जो है मैतेई है, इसलिए ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि बीजेपी की इच्छा न तो वहां की स्थानीय सरकार को हटाने की है और ना ही वो जो है किसी तरह का बदलाव चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो ये स्थिति है वो बनी रहे। तो उनको एक आधार वहां मिल गया है। हिंदू मुस्लिम न सही, हिंदू नगा और कुकी जो है उनकी बहुत बड़ी आबादी जो है क्रिश्चियन भी है। तो हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन का एक नया मुद्दा भी उनको उस हिस्से में मिल गया है। जी आरबी उपाध्याय जी के पास चलते हैं। सर, अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर कोई किराए पर लिया गया या फिर ठेके पर लिया गया कोई राज्य तो है नहीं, भारत का अभिन्न हिस्सा है ना। तो फिर उसको गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं दूरबीन से देख पा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खिलाड़ी की उंगली पर चोट लगने के बाद ट्वीट कर देते हैं, लेकिन मणिपुर में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, कोई ट्वीट नहीं आया, कोई अफसोस नहीं जताया गया, किसी से सवाल नहीं पूछा गया। देखिए, ये जो देखा जाता है कि भी हमें क्या फायदा हो रहा है, राजनीतिक लोग तो अपना राजनीतिक फायदा देखते हैं। और जैसा कि अभी पूर्व वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे थे कि भी वहाँ पर एक तो नगा और कुकी और मैतेई समुदाय, तो वो मैतेई समुदाय को अपने साथ रखना चाहते हैं, इसलिए न मुख्यमंत्री का इस्तीफा चाहिए, न कुछ जो हो रहा है हो जाने दो, हमारा वोट बैंक पक्का है। और देखिए, यही दंगे गुजरात में हुए थे, हिंदू मुस्लिम हुआ था, तो वहाँ आज तक बीजेपी सत्ता में है। तो बीजेपी का ये कोई संयोग नहीं है, एक प्रयोग होता है कि ध्रुवीकरण किस तरीके से हो, हिंदू मुस्लिम से हो या मैतेई और नागा और कुकी के हिसाब से हो, लेकिन ध्रुवीकरण अपने पक्ष में होना चाहिए और वो उनके पक्ष में जा रहा है। अपील का भी कोई बहुत ज्यादा असर प्रधानमंत्री का रहा नहीं है। अपील उन्होंने हिमाचल में भी की थी कि भाई कैंडिडेट है, इनको छोड़ो, मेरे चेहरे पर वोट करिए। अपील उन्होंने कर्नाटक में भी की थी कि भी नहीं, ये सब छोड़िए, मेरे चेहरे पर वोट करिए। तो अब तक तो उनके चेहरे पर वोट मिलता रहा, अब लगता है कि उनके चेहरे पर लोग वोट नहीं कर रहे हैं। इस बात को बीजेपी और आरएसएस दोनों समझ चुके हैं और आरएसएस ने तो साफ कह भी दिया कि भी अब मोदी जी के भरोसे और हिंदुत्व के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। ऐसे में जो मणिपुर में हो रहा है उसकी जितनी निंदा की जाए वर्तमान, और देखिए क्या था, क्या तो हाई कोर्ट का फैसला था, अगर राज्य सरकार चाहती तो सुप्रीम कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने तो कहा कि हम पुनर्विचार करेंगे, आगे कानून को अपना काम करना चाहिए था। ये जो असमंजस हो रही, जो विवाद हो रहा है दो समुदायों के बीच में, कानून अपना काम करता, लेकिन जलता हुआ छोड़ देना, लोग बवाल कर रहे हैं, जल रहा है पूरा मणिपुर, उसको वैसे ही हालातों में छोड़ देना, इसके पीछे ये क्या कारण है? मतलब ऐसा क्या छिपा है मणिपुर में जो जिसके राज खुल जाएंगे अगर उस पर थोड़ा काबू करने की कोशिश करेंगे तो? देखिए, मणिपुर की जो भौगोलिक स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है और वहाँ अफीम की खेती बड़ी मात्रा में होती थी, लेकिन बीजेपी के आने के बाद उस पर अंकुश लगाया गया, अफीम की खेती के ऊपर कार्रवाई की गई। तो वहाँ जो ड्रग माफिया था जी, जिन लोगों को फायदा होता था अफीम की खेती से, वो लोग भी नाराज थे। अरबी सर, आपके पास मैं आती हूँ। अफीम तो आजकल लग रहा है सरकारों ने चाट रखी है। रविकांत सर के पास चलूंगी। सर, सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि राहुल गांधी के जाने के बाद जो बवाल हो गया, हालांकि वहां पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी,
वो प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, गृह मंत्री को जाना चाहिए था, तमाम मंत्री हैं उनको जाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं जा रहा है। राहुल गांधी विपक्ष के तौर पर गए, उन्होंने लोगों का दुख तकलीफ भी सुना। अभी हमने कुछ देर पहले तस्वीरें भी दिखाई, लोगों के रोते बिलखते तस्वीर राहुल गांधी के साथ आई। उनके जाने के बाद ये क्या अचानक से कौन सी घुट्टी पीली मणिपुर के सीएम ने की, इस्तीफा देने चले गए और ये पूरा प्लान कर दिया कि ठीक है आप आइएगा, हमारे हाथ से छीन लीजिएगा और हम आपको दे देंगे। तस्वीरें तो सामने ही है, इसमें कुछ छुपा तो है नहीं, किसी ने छीना नहीं है। सीएम साहब ने ऐसे करके इस्तीफा दिया और वो फाड़ दिया गया। इससे क्या मिल जाएगा? क्या दिखाना, क्या साबित करना चाह रहे थे बीरेंद्र सिंह जी? प्रज्ञा जी, जो लोग डरा रहे थे अब तक देश के लोगों को, विपक्ष को, वो थोड़े से डर रहे हैं। ये देख करके अच्छा लग रहा है। नौटंकी ही की, लेकिन कम से कम राहुल गांधी के जाने के बाद इस्तीफा लिखा तो वो तो हम लोग जानते हैं कि मोदी के सरकार में, और ये मोदी एरा है, इस समय इस्तीफे वगैरह होते नहीं हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा भक्त मंडली तो के हुआ सर, फाड़ ही दिया ना, होना ही नहीं है। तो मैं वही तो कह रहा हूं ना कि ये डर भी थोड़ा अच्छा लगा कि कम से कम लिखा तो। ये शर्म अगर लिहाज में ही लिखा तो भी तो कुछ गनीमत है। दूसरी तरफ जो मसला है, अगर थोड़ा सा भक्त मंडली के दिमाग से अगर आप सोचेंगे इसको, तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। इस पर अपील किसने की थी? सोनिया गांधी ने। और भक्त इस समय सोच रहे होंगे कि सोनिया गांधी आज भी अपने को प्रधानमंत्री समझती हैं। बताइए, वो मणिपुर के लोगों से अपील कर रही हैं शांति बनाए रखने की, विश्वास बनाए रखने की। ये तो मोदी जी को करना चाहिए। या राहुल गांधी वहां पहुंच रहे हैं, ये काम तो मोदी जी को करना चाहिए। तो भक्तों का तो बुरा हाल होगा। उनको लग रहा होगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस समय सक्रिय हैं, लेकिन राहुल गांधी के वहां पहुंचने के बाद जो भी प्रतिक्रिया दिखाई पड़ रही है, भले ही वो लेटर फाड़ा गया हो, लेकिन कम से कम ये प्रहसन भी हुआ। इसका मतलब है कि राहुल गांधी के जाने का असर हुआ, रोका भी उनको गया। वो लोगों से मिल रहे हैं, जिस तरह से लोग जिस तरह से उनसे बात कर रहे हैं, इससे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो विश्वास राहुल गांधी में बढ़ा है, वो पूर्वोत्तर में और ज्यादा निखर करके सामने आ रहा है। और पूरा पूर्वोत्तर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में है। आप देखिए, 25 में से 14 सीटें लोकसभा की बीजेपी के पास है। सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कहीं गठबंधन में है, कहीं उनकी अपनी सरकारें हैं। वहां पर राहुल गांधी का जाना और पीड़ितों से मिलना, शिविरों में जाना, उनका दुख दर्द बांटना, वो कुछ नहीं कर सकते, ये सब जानते हैं। लेकिन उस दुख दर्द को बांटना ही वो एक बड़ी खबर बन रही है कि कम से कम आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वरना 2 महीने से मोदी जी की महिमा जहां गाई जा रही है, वहां से मणिपुर गायब है। मणिपुर जैसे इस देश का हिस्सा है ही नहीं। अरे साहब, राष्ट्रवाद के नाम पर अगर आप विचारधारा होगी और आप देशभक्ति के नारे लगाएंगे, तो इन थोते नारेबाजियों से नहीं होता है देशभक्ति। देशभक्ति और राष्ट्रवाद का मतलब है कि आप अपने लोगों को जानते हो, आप अपने लोगों के दुख दर्द में साथ खड़े हो, आप अपने लोगों की उसकी सशक्तिकरण में, उसकी समृद्धि में, उसमें योगदान दे रहे हो, तब देश बनता है। कौन लोग हैं जो राहुल गांधी को मणिपुर जाने से रोक रहे हैं? आखिर कौन सा वो पर्दा है, कौन सा वो राज है जो राहुल गांधी के जाने से वो पर्दा उठ जाएगा और वो राज पता चल जाएगा? ये राज वही है कि वो लड़ाना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी के जाने के बाद विश्वास बहाल हो सकता है। मैतेई और कुकी समुदाय आपस में भिड़ते रहे, और जो 60% की मैतेई आबादी है वो बीजेपी के साथ बनी रहे। इसके पीछे एक चीज ये भी हो सकती है, क्योंकि पूरी मीडिया तो इस वक्त पर मणिपुर को भूल चुकी है, डंका बजाने में बहुत ही ज्यादा व्यस्त है। तो ये भी हो सकता है कि जब राहुल गांधी जाएंगे तो फिर मीडिया को भी जाना पड़ेगा, कैमरे भी जाएंगे, और जब कैमरे जाएंगे तो हाल खबर भी दिखाना पड़ेगा। तो हाल खबर दिखेंगे तो लोगों के सवाल उठेंगे, तो फिर जब राहुल गांधी गए हैं तो लोगों को फिर माध्यम मिल गया अपनी बात पहुंचाने का। क्या ये लगता है आपको? देखिए, यही तो गलती कर रही है बीजेपी। अगर नहीं रोकते तो शायद खबर नहीं बनती, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी को रोका गया, मीडिया में बड़ी खबर वो बनी। गोदी मीडिया को तो वो नहीं दिखाना है, वो तो आप मान करके चलिए, लेकिन जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो लगातार राहुल गांधी को कवर कर रहे हैं। और वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो उस भयावहता को भी दिखा रहे हैं। और राहुल गांधी का जो सौहार्दपूर्ण जो संबंध है, या वो जो विश्वास बहाली के लिए जो पहल कर रहे हैं, उसके जरिए राहुल गांधी की जननायक की छवि का और निखार उसमें आ रहा है। जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए बनी थी, लोगों की धारणाएं बदल रही हैं कि राहुल गांधी असल में क्या है।
राहुल गांधी जी लोगों के साथ कैसे जुड़ते हैं, कैसे उनका दुख दर्द बांटते हैं, ये लोगों का विश्वास बहाल हो रहा है। आप सड़क पर जी निकल करके पूछिए, आपको समझ में आएगा। शैलेश सर के पास चलते हैं। विकांत सर, मैं अभी जस्ट आपके पास आ रही हूँ। शैलेश सर, 100 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और 100 से ज्यादा लोगों की मौत पर भाजपा के इस तमाशे को आप बतौर पत्रकार किस तरह से देख रहे हैं? देखिए प्रज्ञा जी, इसमें एक बुनियादी बात को समझना पड़ेगा कि आखिर ये विवाद इतना क्यों बढ़ रहा है। जी हाई कोर्ट ने बहुत छोटा सा फैसला दिया। फैसले में उन्होंने कहा कि जो मैतेई हैं वो भी आदिवासी माने जाएंगे। जी कुकी, नगा और कुछ और जो आदिवासी समुदाय है उन्होंने विरोध करना शुरू किया उसी दिन से। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि एक तो अगर मैतेई जो हैं वो भी आदिवासी मान लिए जाएंगे तो आरक्षण से जो कुछ नगा, कुकी वगैरह दूसरे लोगों को वहां के मिल रहा है उसमें बंटवारा हो जाएगा। और अभी भी जो प्रशासन, राजनीति, सब चीजों में दखल जो है मैतेई समुदाय का है। एक बात। दूसरी बात, अभी तक जो कानून है आदिवासी, लगभग सभी आदिवासी क्षेत्रों में लागू है, मणिपुर में भी लागू है कि आदिवासी की जमीन को कोई गैर आदिवासी खरीद नहीं सकता। हाँ अब अगर ये आदिवासी मान लिए जाएंगे तो इनकी जमीन जो है, जो नगा और कुकी और दूसरे आदिवासी समूहों की है, वो सारी जमीनें जो है वो मैतेई लोग खरीद सकते हैं। और ये संपन्न लोग हैं मैतेई जो हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो ये मिडिल कास्ट जिनको कहते हैं, ओबीसी का क्रीमी लेयर कहते हैं, वो है, तो ये खरीद सकते हैं। तो ये उनका आर्थिक डर है। केंद्र सरकार को ये बताना चाहिए था कि उनका जो आर्थिक हित है कैसे सुरक्षित किया जाएगा। और अपनी जमीन के लिए जो आदिवासी हैं पहली बार नहीं लड़ रहे हैं। मैं एक उदाहरण दे दूं, सिद्धो कान्हू, इन्हीं दिनों उनका संस्मरण दिवस भी है, मुझे याद नहीं है कौन सा है। लेकिन सिद्धो कान्हू जो है वो दुमका, जो बिहार में, झारखंड में 1885 में 30,000 की फौज को जमा करके और वो कलकत्ता की तरफ मार्च कर रहे थे, जिसकी मुख्य मांग थी कि ये जमींदार नहीं चलेंगे, ये दिकू यानी बाहर से आने वाले लोग जो हैं वो नहीं चलेंगे, हमारी जमीन की सुरक्षा होनी चाहिए। तो ये जमीन को लेकर के आदिवासी बहुत पहले से ही जो है इस तरह के सवाल उठाते रहते हैं। उसके बाद वो सिद्धो कान्हू और बहुत सारे और दूसरे लोग जो हैं वो तो मार दिए गए। 30,000 की फौज में से भी ज्यादातर लोग मार दिए गए। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश टाइम पर यह कानून जो है मुख्य रूप से बना, जिन कानूनों में इस बात की सुरक्षा दी गई कि आदिवासियों की जमीन को कोई बाहरी आदमी खरीद नहीं सकता। हालांकि बिहार में और कई जगहों पे जहां मैं जानता हूं वहां सब दूसरे तरीके निकाल करके पावर ऑफ अटॉर्नी और क्या क्या बेनामी और वो सब करके काफी हिस्से पे कब्जा हो गया है दूसरे लोगों का। फिर भी ये जो है महत्वपूर्ण मुद्दा है। केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को पहले दिन से उनको ये बताना चाहिए था कि आपके जो आर्थिक हित है कैसे सुरक्षित रखे जाएंगे। उस पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का स्टैंड, अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो क्या होगा, उस पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो अगर आप कुछ भी नहीं बोलोगे तो एक आदमी जिसके पास जो कुछ है, जो है वो बहुत थोड़ा है। अब ये कहते हैं कि जो कुकी, नगा और जो आदिवासी हैं वो, उनके पास जो है 80% जमीन उन्हीं के पास है। सच्चाई इसके अलग है। वो जंगलों में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जंगल उनके हैं। जंगल तो सरकारों के हैं, जंगल तो वन विभाग का है, उसमें छोटे छोटे पैचेज उनके पास हैं। तो वो जो है वो पैच भी उनके हाथ से जा सकता है और जो वन भूमि है वो भी उनके हाथ से जा सकती है। तो ये जो मसले हैं इस पर ये लोग बोल नहीं रहे हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये चाहते हैं कि मैतेई जो है वहाँ जो भी करना चाहें, जिस तरह का डोमिनेंस चाहे वो बरकरार रहे। क्योंकि उसमें दूसरी पार्टियों में भी जो नेता हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं, वो सब मैतेई हैं ज्यादातर। और वीरेंद्र सिंह तो आपको पता ही है, कोई 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए, पार्टियां आती हैं पार्टियां जाती हैं, वो बने रहते हैं। तो ये जो है गंभीर स्थिति है। आरबी उपाध्याय जी, आपने कभी आज से पहले, इस समय से पहले कभी ऐसी कोई घटना देखी है कि मुख्यमंत्री ने छोड़ दिया हो कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? किसी राज्य को ऐसे बिल्कुल लावारिसों की तरह छोड़ दिया गया, ना प्रधानमंत्री को कोई फर्क पड़ रहा है, ना मुख्यमंत्री को फर्क पड़ रहा है, ना मंत्रियों को कोई फर्क पड़ रहा है, ना देश की मीडिया को कोई फर्क पड़ रहा है।
ये पहली बार देखने को मिल रहा है। मैं और राष्ट्रीय मीडिया की बात कर रही हूँ जी। कि यही चिंता का विषय है कि 500 से ज्यादा एफआईआर हो जाती है वहां पर और जी। 150 आदमी गिरफ्तार होता है। यानी जितनी एफआईआर हैं उतने व्यक्ति भी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। तो साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं वहां तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, एक वर्ग विशेष को साधने की कोशिश की जा रही है। 150 हत्याएं होंगे और आदमी 100-125 गिरफ्तार होंगे, तो शासन और प्रशासन क्या काम कर रहा है। और दूसरा देखिए, वहाँ डबल इंजन की सरकार है, तो और ज्यादा जिम्मेदारी बनती है केंद्र की और राज्य की। जब हाई कोर्ट का फैसला आया उसी समय राज्य सरकार का लेकिन आरबी उपाध्याय सर, सरकार की छवि भी तो खराब पड़ रही है ना। केंद्र सरकार की भी तो छवि पता चल रही है कि सरकार ने छोड़ा हुआ है। भले ही राष्ट्रीय मीडिया नहीं दिखा रही है, लेकिन 2-4 लोग जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं या तमाम और प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं कि एक राज्य जल रहा है, प्रधानमंत्री अमेरिका में डंका बजाने के लिए गए हुए हैं, तो केंद्र सरकार की कोई जवाबदेही है कि नहीं है? देखिए, जवाबदेही है, लेकिन आप मानेंगे तब ना, आप महसूस करेंगे, आपको एहसास होगा तो जिम्मेदारी है। जब आप एहसास ही नहीं करेंगे तो क्या जिम्मेदारी है? कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर जिम्मेदारी होती तो मणिपुर जल्ला नहीं होता, वहां इतने लोग मारे नहीं जाते, जनप्रतिनिधियों के घर नहीं फूके जा सकते। लेकिन ये सब हो रहा है, हम देख रहे हैं। और राहुल गांधी को इसीलिए रोकने की कोशिश हुई कि राहुल गांधी जाएंगे तो असल तस्वीर सामने आएगी। अभी तक तो जो बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, वही दिख रहा है। फिर देश जी के आरबी नागरिकों उपाध्याय जी, रविकांत सर के पास चलेंगे, लास्ट कमेंट लेंगे, लास्ट प्रतिक्रिया रविकांत सर आपकी। क्या लग रहा है, राहुल गांधी तो होकर जा चुके हैं, उन्हें रोक वहां से भेजने की भरपूर कोशिशें की कि कहीं राहुल गांधी वहां पर ना रुक जाए, बहुत सारी स्टोरीज ना निकाल कर ले आए, बहुत सारे सच ना बता दे लोगों को, बहुत सारी परिस्थितियां ना दिखा दे लोगों की। अब आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या हो सकता है? सीएम इस्तीफा देने की नौबत तो आ गई है सीएम की, हालांकि दिया नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि देंगे भी नहीं। ये ऐसे ही चलेगा। ये मोदी एरा है ना, इसमें मैंने कहा ना कि इस्तीफे नहीं होते। और कमल तो वहां खिलता है जहां कीचड़ ज्यादा होता है। सर मेरा एक तो सवाल अभी मैंने आरबी उपाध्याय सर से जो पूछा था, वही सवाल मेरा आपसे भी है, इसी से जोड़ते हुए, कि सरकार को, केंद्र सरकार को अपनी छवि की कोई पड़ी नहीं है क्या? नहीं, छवि की उनको कहाँ चिंता है, उनको सत्ता की चिंता है। सत्ता आनी चाहिए, छवि तो बना ली जाती है, वो है ना, उसके लिए डंडा भी है और उसके लिए प्रलोभन भी है। तो पूरा गोदी मीडिया भाट बन के चरण वंदना में लगा हुआ है। तो इस वहां से छवि बनती है। छवि इससे नहीं बनती है कि आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं, वो जमाना चला गया, ये मोदी एरा है, इसमें ये सब नहीं होता है। और इसीलिए कोई चिंता नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई संवेदनशीलता नहीं है। और इसीलिए मोदी जी ने अभी तक मणिपुर का मां तक नहीं बोला है जी, और वो बोलेंगे भी नहीं। हो सकता है कि वो कभी फिर मन की बात में कहीं जिक्र कर दें। हालांकि मन की बात उन्होंने की थी पिछले दिनों अमेरिका जाने के पहले। उस समय वो 25 जून के घटनाक्रम को कोसते रहे थे, 1975 वाले, क्योंकि आपातकाल में ये हुआ। लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया मोदी जी ने। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी ऐसा करेंगे भी नहीं। राहुल गांधी जाए, हाँ ठीक है, जनमानस में जरूर वो तस्वीरें जा रही हैं और राहुल गांधी को लेकर के लोगों की हमदर्दी बढ़ रही है, लोगों की उम्मीदें बन रहे हैं राहुल गांधी। तो वो एक परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर। तो मणिपुर के बिगड़ते हालातों पर, अब तो बिगड़ते हालात भी बिल्कुल बदतर हो गए हैं, तो उन हालातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ प्रकाश शैलेश सर थे, आरबी उपाध्याय जी थे और रविकांत सर थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।